वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से छठा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बताएंगे 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आप लोगों को 5 वीडियो बता दिए हैं, जिसमें से 2017 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिए हैं पार्ट बाय पार्ट। तो आज मेरा ये छठा पार्ट होगा 2017 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, चूंकि इसमें जो है आज हम मलेरिया रोग के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि उसका जो खोज किया था, मलेरिया रोग के बारे में जो बताया था उसके बारे में जानेंगे, और ये किस अंग को डिफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे, इसका लक्षण क्या है वो जानेंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या था वो जानेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड करता क्या है कि मलेरिया रोग के बारे में वह 2 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन बराबर डाल देता है कि मलेरिया रोग से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं निवारण को लिखे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना मार्क में जानते हैं? 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया 2017 के क्वेश्चन बैंक में, जो कि आज हम 25वां क्वेश्चन को लेकर के ऑब्जेक्टिव को चलेंगे। इससे पहले हम 24 तो जो वीडियो 24 जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम बता चुके हैं 5 पार्ट तक में। तो ये छठा पार्ट होगा 2017 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो आज आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मलेरिया रोग पर पूरा डिफाइनली से डिस्कशन होगा। इसके बारे में हर टॉपिक पे ध्यान देते हुए जो बिहार बोर्ड पूछ रहा है, और 5 मार्क में पूछा जाता है, यहाँ से 5 मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तब। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। 25वां ऑब्जेक्टिव है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद इसके सब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या सब्जेक्टिव को लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इस सब पे हम डिस्कस करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन के अनुसार देखना है कि क्या होता है। नरक्यूलेक्स, मतलब मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है नरक्यूलेक्स द्वारा उत्पन्न होता है, या मादा एनोफिलीज द्वारा उत्पन्न होता है, या मादा एडिस द्वारा उत्पन्न होता है, या डी में है नर एनोफिलीज द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ये क्वेश्चन कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, इसका आंसर होगा क्या कि मादा क्यूलेक्स होगा, क्या मादा एनोफिलीज होगा, या मादा एडिस होगा, या नर एनोफिलीज होगा। तो नर तो होगा ही नहीं, पहला बात। क्यों? क्योंकि नर मच्छर जो है होता है वह हमें काटता ही नहीं है, और काटता भी है तो वह खून को नहीं चूसता है। कौन? नर मच्छर। नर मच्छर जो होता है वह हमें काटता नहीं है, और काटता है तो खून नहीं चूसता है। लेकिन मादा जो होता है, ये जो मादा होता है या मादा मच्छर जिसे कहते हैं, ये हमें काटता भी और खून भी चूसता है। क्या करता है? ये हमें काटता है और खून भी चूसता है। मादा मच्छर जो भी हो, सिंपल हो, घरेलू मच्छर हो कि जो भी हो, वह मादा मच्छर ही हमें हमारे खून को चूसता है, लेकिन नर मच्छर नहीं चूसता। सवाल ये है हमारा कि मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वह किससे होता है। अब देखिए मादा में 2 बचा है, मादा एनोफिलीज और मादा एडिज। तो मादा एडिज होगा नहीं, इसका आंसर होगा बी। मतलब मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज द्वारा। ये क्या है मादा एनोफिलीज? मादा एनोफिलीज ये एक मच्छर है, और इस मच्छर के काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। तो हम तो ये हमारा कि किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। क्वेश्चन है किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में, मतलब रूट वाले गांठ में क्या होता है? जैविक खाद मौजूद होता है। ए में है एजोटोबैक्टर, बी में है क्लोस्ट्रीडियम, सी में है फ्रांकिया, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एजोटोबैक्टर। ये क्वेश्चन जो है 2017 के साथ साथ ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, सेम रिपीटेड क्वेश्चन यही कि किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। तो क्या होगा? एजोटोबैक्टर होगा। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड, जैविक खाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो कि कई ईस्वी में पूछा गया, कई बार पूछा गया है।
चलिए चलते हैं अगला इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड, जैविक खाद से रिलेटेड। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है क्या, जैविक खाद। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं क्या, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक होते हैं, तो जैविक खाद सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, जैविक खाद सहायक होते हैं। और इस जैविक खाद में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, पता है आपको। इस जैविक खाद में मुख्य भूमिका या मुख्य स्रोत जीवाणु का होता है। जीवाणु का मेन भागीदारी होता है जैविक खाद के निर्माण में, या जैविक खाद को उपजाऊ बनाने में, या मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद का जो निर्माण किया जाता है, या जैविक खाद की जो सहायता ली जाती है, उसको बनाने के लिए मेन स्रोत उसका जीवाणु है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। और इस बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, एजोटोबैक्टर आता है और राइजोबियम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। और इसी दोनों जीवाणु जो है, ये जो दोनों जीवाणु यहाँ दिख रहा है, ये दोनों जीवाणु के मेन सहायता से क्या होता है, जैविक खाद बनाया जाता है। और ये जैविक खाद करता क्या है, कि मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। जैविक खाद जो है यह क्या है, कि यह किसी भी गैर फली पौधे के जड़ पिंड में पाया जाता है, ठीक। लेकिन क्या उसके लिए क्या होता है, कि उसका यहाँ है कि एजोटोबैक्टर हो जाएगा इसका, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद पाया जाता है, एजोटोबैक्टर। ये एजोटोबैक्टर क्या है, ये जीवाणु है। और जैविक खाद के निर्माण में या जैविक खाद में मुख्य सहायक या मुख्य स्रोत होता है, जीवाणु का भागीदारी होता है। और जीवाणु के अंतर्गत यहाँ देखिए राइजोबियम आया और एजोटोबैक्टर आया, ये दोनों क्या है, जीवाणु है। ये दोनों क्या है, जीवाणु। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। कब, 2012 में पूछा गया है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं जैविक खाद, इसका मुख्य स्रोत क्या है, जीवाणु है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, जीवाणु है। 2012 में पूछा गया। और जैविक खाद वाला 2015 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, कब, 2012 में और 2010 में पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ या गांठ में होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधे के जड़ या गांठ में होता है, इसके लिए सहायक होता है जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, और इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं, दलहनी पौधे के जड़ या गांठ में प्रेजेंट होता है, गांठ में पाया जाता है। कौन, राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ या गांठ में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। अगला ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन डाला जाता है। ये जो राइजोबियम है और ये जो एजोटोबैक्टर, ये क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन इस जीवाणु या बैक्टीरिया, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर में क्या प्रेजेंट होता है, नीफ जीन, NIF, नीफ जीन। इसमें क्या होता है कि नीफ जीन प्रेजेंट होता है। और ये नीफ जीन करता क्या है, पता है। ये नीफ जीन जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। कौन, ये नीफ जीन, जो कि हमारे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर में पाया जाने वाला जीवाणु जो है, इस जीवाणु में नीफ जीन प्रेजेंट होता है। और ये नीफ जीन करता क्या है, हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। कौन, ये जीवाणु, जीवाणु उपस्थित प्रेजेंट नीफ जीन। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव है हमारा WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO ने ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक को सही माना है, जिससे हमें ध्वनि सुनने में कोई भी डिफेक्ट उत्पन्न न हो। उसके लिए WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, वो बताना है। ए में है 20 से 30 डेसिबल, बी में है 45 डेसिबल, सी में है 75 डेसिबल और डी में है 90 डेसिबल। तो WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का जो है 20 से 30 डेसिबल वाला मानक को सही माना है।
20 से 30 डेसिबल वाले मानक को क्या माना है, सही माना है। कौन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल को हुआ था। कब, 7 अप्रैल को हुआ था 1948 ईस्वी में। इसलिए 7 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल को WHO ने सही मानक माना है। अगला ऑब्जेक्टिव है, उपार्जित गुण के वंशाणु या वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये हर बार लगभग ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, 2 मार्क वाला या 5 मार्क वाला में भी ये क्वेश्चन डालता है। क्या डालता है कि उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। अभी ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है कि उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका दिया डार्विन दिया, क्या लामार्क दिया, क्या डी व्रीज दिया, कि या हैकल दिया। तो ये कौन दिया, लामार्क दिया। क्यों, क्योंकि ये देखिए उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत, ये जो यहाँ से यहाँ तक सिद्धांत दिया है, उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लामार्कवाद भी कहते हैं। लामार्कवाद कहते हैं किसको, उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत को हम लोग लामार्कवाद कहते हैं। इसीलिए इस किसने ये नियम दिया, लामार्क ने ये नियम दिया, लामार्कवाद, जिसे हम लोग उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत कहते हैं, जिसे लामार्कवाद भी कहते हैं। इसका ये सिद्धांत कौन दिया, लामार्क ने दिया। और लामार्क ने बताया, इसमें जिराफ का एग्जाम्पल दिया। लामार्कवाद में लामार्क वैज्ञानिक ने जिराफ का उदाहरण दिया और बताया कि उपार्जित गुण मतलब जो भी गुण मतलब जन्म लेने के बाद हम अर्जन करते हैं, उपार्जित गुण, वो गुण क्या होते हैं, वंशागति होते हैं। एक वंश से दूसरे वंश या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर क्या करता है, वो सरवाइव करते रहता है। इसीलिए लामार्क ने लामार्कवाद में बताया है कि उपार्जित गुण, जो भी गुण उपार्जित होता है या अर्जित होता है, वह गुण क्या होता है, वंशागति होते हैं, मतलब वंश दर वंश बढ़ते रहते हैं। ये लामार्क ने बताया और इसमें ये जिराफ का उदाहरण दिया और बताया कि पहले जो था, बहुत पहले जिराफ जो था, इसका गर्दन बहुत छोटा था और इसका पैर बहुत छोटा था। किसका, जिराफ का, बहुत समय पहले। लेकिन हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि जहां पर जिराफ सब रहता था, जिस जंगल में रहता था, उस जंगल में क्या हो गया, आग लग गया। और आग लगने पर हुआ क्या, वहां का जितना भी नीचे का घास फूस था खाने वाला, सब क्या गया, जल गया। अब इसको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, किसको, जिराफ को। तो ऊपर में छोटा छोटा मतलब कुछ बड़ा साइज का गाछी सब मतलब वृक्ष सब था, जिसको ये मतलब नीचे से या उसको मतलब पकड़ नहीं पाता था, मुंह से मतलब खा नहीं सकता था। तो धीरे धीरे सोचा कि अब तो नीचे में कुछ खाने को है नहीं, खाना तो पड़ेगा ऊपर वाला ही। ऊपर में जो छोटा छोटा सा पेड़ सब था, जहाँ पहुंच नहीं रहा था लेकिन खाना था। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जितना भी था सब नष्ट हो गया था, किसी कारणवश खत्म हो गया था। नीचे वाला जितना भी घास फूस रहता है सब खत्म हो गया था। अब बचा क्या था, ऊपर वाला थोड़ा सा मतलब जो बहुत बड़ा नहीं होके थोड़ा सा छोटा जैसे झाड़ी टाइप से था। तो वहाँ भी ये नहीं है थी, वहाँ नहीं ये मतलब अपना मुंह को ऊपर कर रहा था, जिससे कि वह खाना खा सके, मतलब वह टहनी को तोड़ के खा सके। तो धीरे 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 यह क्या किया, कौन, जिराफ जो मतलब खाना तो था ही, धीरे 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 यह मतलब मुड़ी को उठाता था, फिर खा लेता था। तो उससे क्या होता था, पैर भी धीरे धीरे ऊपर उठाता था, फिर अपने मुंह को ऊपर उठाता था, फिर खाता था। तो उससे हुआ क्या कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल होते 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 क्या हुआ, इसका गर्दन बहुत लंबा हो गया, किसका, जिराफ का। और इसका पैर भी, चूंकि ऐसे होते होते जंप मार के जो खाता था, तो उसका पैर भी क्या हो गया, मतलब लंबा हो गया और गर्दन भी लंबा हो गया। इसलिए जिराफ जो है अभी जो है सबसे मतलब
लंबा जानवर में सबसे लंबा माना जाता है किसको, जिराफ को। क्यों? क्योंकि यह क्या किया, सरवाइव किया, मतलब वंश के गति का सिद्धांत क्या, उपार्जित गुण, गुण को उपार्जित किया। और अभी का जो जिराफ है, सब जिराफ का वही है, गर्दन लंबा होते जा रहा है और पैर भी लंबा है। क्यों? क्योंकि ये क्या किया था, उपार्जित गुण, जो भी गुण अर्जित किया था उसे क्या किया था, वंशागति, मतलब वंश दर वंश अब बढ़ते जा रहा है। ये किसने बताया, लामार्क ने बताया। लेकिन यहाँ एक डार्विन के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन भी क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। और जिसे हम लोग योग्यतम की अतिजीविता, यहाँ ता होगा, योग्यतम की अतिजीविता या अयोग का विलोपन, ये सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। इसे डार्विनवाद सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विन ने जो ये सिद्धांत दिया इसे डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, या उसे योग्यतम की अतिजीविता कहा जाता है या अयोग का विलोपन कहा जाता है। इसमें यह जो एग्जाम्पल दिया ये लगभग विकलांग के बारे में दिया। और इन्होंने बताया कि वैसे जीव जो जीने के लिए संघर्ष करते हैं, किसने बताया, डार्विन ने बताया कि वैसे जीव जो अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए संघर्ष करते हैं वह क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और जो अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, जीवन के संघर्ष के लिए, जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, वह अपने अंग का यूज नहीं करते, वो क्या होते हैं, विलोप हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत, इन्होंने, डार्विन ने बताया कि अस्तित्व जीने के लिए जो इस धरती पर संघर्ष करता है, प्रकृति उसे ही चयन करता है, प्रकृति उसे ही चुनता है। मतलब अब जैसे कोई व्यक्ति क्या है, विकलांग है, और यह विकलांग है तो यह विकलांग होते हुए भी अपने मतलब जीवन को सर्वाइव करेगा, संघर्ष करेगा, नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। तो प्रकृति भी सोच लेगा नहीं ये कुछ कर रहा है, इसलिए उसको क्या करेगा, मतलब विकलांग है लेकिन तब पर भी उसे जीने के लिए संघर्ष करना होगा कि नहीं हमको कुछ करना है। तो जब वह कुछ कर रहा है तभी प्रकृति आपको चुनेगा, सिलेक्शन करेगा। प्रकृति वो भी देख रहा है विकलांग आदमी है ये, मतलब अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, तो प्रकृति उसे चुनता है, नहीं ठीक ठाक है, इसको चुन लेना चाहिए। तो वह क्या रहता है, पृथ्वी पर जीवित रहता है। कभी कभी कोई विकलांग आदमी रहो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उससे होता क्या है कि वह विकलांग ज्यादा दिन तक वह टिक नहीं पाता और जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तो क्या, योग्यतम की अतिजीविता, जो जीने के लिए संघर्ष करते हैं, जो जीने के लिए योग्य होते हैं कि नहीं हमको कुछ करना है, तो वह क्या होते हैं, वह जीवन जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और वह जीव पृथ्वी पर वह जीवित रहते हैं। और जो जीने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं उसका क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। मतलब जो अयोग्य होते हैं, जो योग्य नहीं होते, जो कुछ नहीं कर रहा है, उसका क्या होता है, विलोप हो जाता है। और जो कुछ न कुछ कर रहा है, अपने जीने के लिए कुछ न कुछ संघर्ष कर रहा है, तो वह क्या होता है, उसकी अतिजीविता, मतलब उसकी जीवन और भी अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती होती है, बढ़ती जाती है। और प्रकृति उसी को चुनता है, किसको, जो जीने के लिए इस पृथ्वी पर संघर्ष कर रहा है उसको चुनता है। जैसे विकलांग भी है, विकलांग अपने आप में यदि चयन कर ले कि नहीं हमको इस पृथ्वी पर रहना है, जीना है, हमें मतलब अपने लाइफ के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, योग्यतम की अतिजीविता अपनाना होगा और अपने अस्तित्व को जीने के लिए संघर्ष करना होगा, तभी उसे प्रकृति चयन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे कि मतलब हमें भगवान पर आस लगा के नहीं बैठना चाहिए। एक तो शायरी यही कहा गया है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो, है ना। तो हम यदि भगवान के भरोसे बैठे हैं तो भगवान भी तो सोच रहा होगा कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम इसको काहे कुछ हेल्प करेंगे। यदि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं तो भगवान भी आपके भरोसे बैठे होंगे कि आप कुछ कीजिएगा तभी वो आपको चूज करेगा। किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। और अभी भी वो सिद्धांत चल रहा है, क्या कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत, यदि आप कुछ कर रहे हैं तभी प्रकृति आपको सिलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये किसने बताया, डार्विन ने बताया।
तो डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयन सिद्धांत या योग्यतम की अतिजीविता या अयोग का विलोपन। जो योग्य है उसकी जीवन अति जीवित मतलब वह उसका जीवन ज्यादा हो जाए, वृद्धि होता है, लेकिन अयोग्य जो कुछ नहीं करता उसका विलोप हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया जिसे डार्विनवाद कहते हैं, और लामार्क ने जो सिद्धांत दिया उसे लामार्कवाद कहते हैं। और उस सिद्धांत का नाम था उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत, और इसमें इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, और ये हम लोग समझ गए। तो आज हमारा ये सेशन खत्म होने जा रहा हो गया है 2017 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो आगे का हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। 2018 से हम लोग चलेंगे, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा वास्ट है, तो उसको हम लोग बहुत बढ़िया और डिटेल तरीके से जिस तरह से 2015 का, 2016 का, 2017 का क्वेश्चन बैंक हम देखते आ रहे हैं सीरीज बाय सीरीज, उसी तरह से हम लोगों ने फिर से 2018 का क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे, और कल से फिर नए सीरीज के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ 2018 के क्वेश्चन बैंक में प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग इस सीरीज में बने रहिएगा और आगे के लिए इंतजार कीजिएगा। हम जल्द ही कल लेकर के आ रहे हैं 2018 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और वहाँ जो था 2018 में आप लोग को पता होगा बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में लेकर के हम लोग चलेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी जितने भी टॉपिक बताए वो बहुत ही मार्मिक टॉपिक था आज का। 5 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क वाला भी था, 2 मार्क वाला भी था, 1 मार्क वाला भी था, और मलेरिया वाला था वो भी 1 मार्क का था, 2 मार्क का था, 5 मार्क का था। तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग ये सेशन को अटेंड किए, अभी तक शुरू से बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में भी आइएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद।